वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाना, ये होती क्या है और इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF और PDF भी डिराइव किया। आप इन फार्मूलों को अगर डायरेक्टली याद रखते हैं तो अच्छा रहेगा। मैक्सिमम और मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या PDF और क्या CDF होता है। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। अगर हम मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF लिखेंगे तो आप में से कोई बताना चाहेगा? ये सिंपल CDF का होल पावर n होता है। और अगर हम इसका PDF लिखना चाहें तो ये होता है n इंटू CDF टू द पावर n-1 एंड PDF। x की वो रेंज हम लेते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। x अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जिसका PDF और CDF हमें दिया है इस रेंज पर, तो यही रेंज हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की भी लेते हैं, क्योंकि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वही सैंपल होगा जो इस वाली पॉपुलेशन से लिया जाएगा। आज हम लोग डिराइव करेंगे मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF। तो चलिए देखते हैं मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF हम कैसे डिराइव करेंगे। एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको जो स्टार्टिंग करनी लैंग्वेज की वो यहाँ से करनी है कि सबसे पहले आप एक रैंडम वेरिएबल x लेंगे जिसका PDF और CDF आपको पता है और उसकी रेंज भी आपको पता है, लाइज बिटवीन A टू B। ये एक कंटिन्यूस पॉपुलेशन होगी। अब जब हम मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF डिराइव करने जा रहे हैं तो पहले आपको डिफ़ाइन करना होगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले यहाँ से एक सैंपल लिया जाएगा। लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल टेकन फ्रॉम द अबव पॉपुलेशन एंड दिस इज द ऑर्डर सैंपल ऑफ दिस पॉपुलेशन। जब ऑर्डर सैंपल आ गया तो इसको हम y1 y2 के टर्म में भी लिखते हैं। ऑर्डर को डिनोट करने के लिए y को यूज़ करते हैं। अब हम लोग डिराइव करेंगे मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF। तो सबसे पहले मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगी हमारे लिए? ये होगी x1 या फिर y1। तो इसके CDF के लिए हम लोग CDF की बेसिक डेफिनेशन यूज़ करेंगे। CDF की डेफिनेशन क्या होती है? fx इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज लेस आर इक्वल टू x। अगर हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ करें तो इसको किस तरह से लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस आर इक्वल टू x। ये x ना मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ तक का CDF हम डिराइव करना चाहते हैं। ये एक x पॉइंट हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, या रेंज अगर दी है तो रेंज a से लेकर x तक का। तो कभी भी इस पे ऑर्डर नहीं लगाते हैं, ये एक पॉइंट होता है जहाँ तक हम CDF कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस मिनिमम को डिफ़ाइन करें तो किस तरीके से लिखेंगे? मिनिमम ऑफ ये जो सैंपल लिया गया था x1 x2 डॉट डॉट xn, इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ये वो है। अगर मिनिमम को हम मैक्सिमम में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम, सॉरी हम मिनिमम को मैक्सिमम में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा ग्रेटर देन x। सबको ये बात पता है प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू अगर ए है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन ए। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है क्योंकि इंटायर प्रोबेबिलिटी x की किसी पॉइंट a के नीचे और ऊपर ऐड करने पर 1 आती है, इस वजह से इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम इस इवेंट को मेटरलाइज करेंगे, यानी कि स्प्लिट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। कैसे? जब भी हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और हम ये कह दें कि इन वैल्यूज़ की जो मिनिमम है वो 2 से बड़ी है, तो बाकी वैल्यूज़ के बारे में क्या कमेंट होना चाहिए? अगर मिनिमम 2 से बड़ी है तो बाकी वैल्यूज़ क्या होंगी?
वो सारी उस पॉइंट से बड़ी हो जाएंगी जिस पॉइंट से ये बड़ा है। तो इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये बात क्या सबको समझ में आ गई? x1 ग्रेटर देन x, कॉमा x2 ग्रेटर देन x, कॉमा xn ग्रेटर देन x। यानी अगर मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट x से बड़ी है तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सारी ही बड़ी होंगी। अब जो सैंपल लिया गया है वो कैसा है? x1 x2 xn साइज़ का इंडिपेंडेंट सैंपल लिया गया है। इस वजह से हम इसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन x इंटू प्रोबेबिलिटी x2 ग्रेटर देन x डॉट 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 प्रोबेबिलिटी xn ग्रेटर देन x। वापस से अगर हम इसको फिर से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज़ करें तो इस वाली को हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस आर इक्वल टू x, और इसको लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 लेस आर इक्वल टू x, 1 माइनस करके, यहाँ पर 1 माइनस भी रहेगा। सिमिलरली हम सारी इवेंट्स को इसी तरीके से लिख लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन लेस आर इक्वल टू एक्स। अब ये लेस आर इक्वल टू की जो डेफिनेशन है वो क्या बनाती है? CDF बनाती है। तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस x1 का CDF ये बन गया, x2 का CDF, और ये वाला बन गया xn का CDF। तो जो सैंपल हम लोगों ने लिया है वो एक ही पॉपुलेशन से लिया है, तो x1 x2 xn के CDF कैसे होंगे? सेम होंगे, यानी कि हम इसको IID कह सकते हैं, आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सैंपल है ये। तो ये बन जाएगा 1 माइनस fx द होल पावर n। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर या मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF। इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है, आगे ये बहुत बार यूज़ होगा। अगर हम यहाँ से इसका PDF निकालें तो इसका PDF क्या आएगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे -n टाइम्स 1 माइनस fx होल पावर n-1, और इस पूरे को हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और माइनस कैपिटल Fx का हो जाएगा माइनस स्मॉल fx। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? n 1 माइनस होल पावर n-1 एंड स्मॉल fx। तो जो मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF आया वो किसके टर्म में आ गया? वो जो सैंपल हमने लिया था जिस पॉपुलेशन से उसके PDF और CDF के टर्म में आ गया। रेंज हम A to B लिखेंगे जब तक हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया ना जाए। तो मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब हम बढ़ते हैं rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की PDF की तरफ। rth ऑर्डर का जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो rth का मतलब 1 से लेकर n तक में हम किसी भी वैल्यू के लिए इस जनरल फार्मूले में r की वैल्यू पुट करके PDF कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम r की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें PDF में कौन सा फार्मूला मिलेगा? ये वाला मिलेगा। और अगर हम इसकी वैल्यू n रखते हैं तो कौन सा वाला मिल जाएगा? मैक्सिमम वाला। तो ये बात भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्या rth वाला हमको मैक्सिमम और मिनिमम के फार्मूले देता है या नहीं। तो इस साइड हमने मैक्सिमम का लिख दिया है और ये हमारा मिनिमम का। पिछली क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था x का यूनिफॉर्म 0 थीटा से, तो आप लोगों ने उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर वेरिएंस कैलकुलेट किया था? किसी ने? चलो ठीक है, उसको डिराइव करना हमने PDF कैलकुलेट करवा दिया था, आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशन लेनी थी और एक्सपेक्टेशन x² लेना था, फिर कैलकुलेट करना था उसका वेरिएंस। याद है ना सबको? ये आया था nx पावर n-1 डिवाइडेड बाई थीटा टू द पावर n, और एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालना था। तो केवल आप इसको इंटीग्रेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आज हम इसका एक जनरल फार्मूला भी डिराइव करवा देंगे जो कि एग्ज़ाम में अनबायस एस्टिमेटर ढूंढने के बहुत काम आता है। हालांकि आपको उसकी अब ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये है
कि पता रहेगा यहाँ से हम किसी भी rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के PDF का पैरामीटर के लिए अनबायस एस्टिमेटर कैसे ढूंढ सकते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। तो जब हम rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF डिराइव करने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमको कुछ बातें पहले से पता होनी चाहिए। पहली बात ये, कैपिटल fx की डेफिनीशन क्या होती है, जो कि आपको पहले से पता है, x इज़ लेस आर इक्वल टू x। अगर हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x, जिसको हम 1 माइनस fx लिख सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जब हम किसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, याद है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या था? जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। फर्स्ट प्रिंसिपल सबको याद है कि नहीं, बताओ? आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आते थे एग्ज़ाम में इंटर के कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हुए इसके डेरिवेटिव को निकालो। जितने भी फार्मूले बने वो सब इसी से बने हैं, इसीलिए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन कहते हैं। तो जब हम rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, x बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैविंग PDF fx and CDF fx between the range a to b. Let us take a sample of n size from this population and its ordered sample can be written as, हम लोग इसके ऑर्डर सैंपल को लिख लेंगे। Now we define rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स XR, इसको हम लोग YR से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होगी rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और कुछ बातें जो आपको लिखनी है अपने स्टार्टिंग में, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी। सैंपल कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट, यानी IID सैंपल्स हम लोग इस पॉपुलेशन से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इस rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए एक PDF लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी PDF निकालना होता है तो PDF को निकालने के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, CDF का डिफरेंशिएशन। तो यानी कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंशिएशन हमें करना है। अब अगर हम इस डिफरेंशिएशन को इम्प्लीमेंट करें तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले हम इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा समझते हैं। अगर यहाँ पर कैपिटल fx होता, ये हमने स्मॉल fx के लिए लिखा है, PDF के लिए फंक्शन यहाँ पर कैपिटल fx होता तो क्या होता, ज़रा देखते हैं। d dx ऑफ कैपिटल fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, हम लिखते हैं यहाँ पर fx प्लस h माइनस fx और डिवाइडेड बाई h। अब कैपिटल fx क्या देता है, अगर वो किसी पॉइंट पर कैलकुलेशन करता है तो उसके नीचे की प्रोबेबिलिटी देता है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और एक पॉइंट यहाँ पर बना लें x और एक पॉइंट बना लें x प्लस h, जहाँ पर h इज़ ग्रेटर देन 0, h एक पॉजिटिव नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। तो fx प्लस h का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइनस इन्फिनिटी टू x प्लस h, हम लोग ऐसे ही तो लिखेंगे fx प्लस h को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस आर इक्वल टू x प्लस h। तो ये x प्लस h पॉइंट है और ये इसके नीचे की पूरी प्रोबेबिलिटी यानी CDF। अब हम fx को क्या लिखेंगे, fx को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x। ये कहाँ पर है, अगर इस फिगर में देखें तो यहाँ पर है। ये किसके लिए हम लिख रहे थे, rth के लिए। तो पहले इसके लिए फार्मूला बनाते हैं, फिर इसी को rth पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अगर इन दोनों इवेंट का हम डिफरेंस ले लें, पहली इवेंट ये वाली, दूसरी इवेंट ये वाली, इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यही तो बचेगा। और इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसको सबसे पहले आप लिखिए प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x प्लस h माइनस प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x डिवाइडेड बाई h। अब ये जो डिफरेंस लिया जा रहा है, इस डिफरेंस की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन
एक्स टू एक्स प्लस एच। फिगर में देखिए आपको दिख रहा है कि हमारा रैंडम वेरिएबल कहाँ पे लाई कर रहा है, डिफरेंस के बाद। जब हम इस वैल्यू से इस वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो हमारा रैंडम वेरिएबल बस इतना ही तो बचेगा जो कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में है। तो हम इस इवेंट को इस तरीके से लिख लेंगे। अब सिमिलरली फॉर rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, अगर rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसी रूल से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस आर इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स। सभी को क्लियर? अपॉन में h, कंटिन्यूअस केस है तो इक्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि x तक के पॉइंट को हमने लेस किया है तो x को छोड़कर x से ग्रेटर लिख लेंगे, क्योंकि x भी कंटिन्यूअस केस में जा चुका है। तो x जब चला गया है तो x के ऊपर की सारी वैल्यूज़ बचेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इवेंट को कैसे हम लोग मटेरियलाइज करेंगे देखते हैं। तो हमने सैंपल लिया था n साइज़ का, x1 x2 xn, जहाँ पर एक वैल्यू जिसका नाम है rth, वो किस पॉइंट के बीच में आ रही, x से लेकर x प्लस h तक के पॉइंट के बीच में आ रही है। तो इस x पॉइंट और x प्लस h के ऊपर और नीचे की वैल्यूज़ क्या होंगी, क्योंकि सैंपल है तो सैंपल हमारा जो भी रेंज हमारे फंक्शन की होगी उसके बीच में होगा, यानी -∞ टू इन्फिनिटी हम जनरल रेंज ले लेते हैं। तो अगर इस x पॉइंट के नीचे कितने सारी वैल्यूज़ बच गई हैं ये हम देखें तो आपके हिसाब से कितनी वैल्यूज़ बचनी चाहिए। हम लोग ऑर्डर स्टैटिस्टिक लेकर चल रहे हैं, rth अगर यहाँ आया तो इसके पहले कितनी वैल्यूज़ होंगी, r-1, और यहाँ तक r आ चुका है तो इसके ऊपर कितनी होंगी, टोटल वैल्यूज़ हमारे पास n हैं क्योंकि हमने n साइज़ का सैंपल लिया है, तो यहाँ पर n-r वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये r- वैल्यूज़ सारी की सारी आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल मीन्स ये सारी की सारी वो वैल्यूज़ होंगी जो rth से लेस हैं। तो rth के कंपैरिजन में हम इसको एक जैसा मानेंगे, और ये n-r वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो rth से बड़ी हैं, तो rth स्टैटिस्टिक्स के कंपैरिजन में हमारे लिए ये आइडेंटिकल हैं। अब इनमें भी तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये n-r वैल्यूज़ में से कोई आगे कोई पीछे, इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टोरियल n बनेंगे। इसके बाद ये n किस लिए आ रहे हैं, ये n इसलिए आ रहे हैं कि जो n सैंपल हमने लिया है इनको अगर हम ऑर्डर में फिल करना चाहें तो कोई भी छोटा कोई भी बड़ा हो सकता है। तो पहले को भरने के लिए n तरीके, दूसरे को भरने के लिए n-1 तरीके, इसी तरीके से हम 1 तक जाते हैं और टोटल वेज के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो फैक्टोरियल n वेज आते हैं n सैंपल वैल्यूज़ को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, क्योंकि कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है। ये बात सबको क्लियर? अब इनमें जब कोई एक जैसी हो जाती हैं तो उनके फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी करते हैं। r-1 एक जैसी हैं rth के रेस्पेक्ट में तो हम फैक्टोरियल r-1 से डिवाइड करेंगे और फैक्टोरियल n-r से भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सारी rth से बड़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बच रहा है वो क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। और इस वाली इवेंट को अब हम कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि हमने इसको इस वाले फिगर के थ्रू मटेरियलाइज किया है। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया है, ये आ गया है, यहाँ पर आएगा 1/h। सबसे पहली इवेंट आएगी, ब्रैकेट में लिखते हैं एक्साइज r लेस आर इक्वल टू x, इक्वल टू नहीं लेस देन, यानी ith मतलब 1 to n तक। तो वो वैल्यूज़ जो इस पॉइंट x से छोटी हैं कितनी हैं, फॉर r-1 वैल्यूज़, यानी x रैंडम वेरिएबल इस पॉइंट x से छोटा होगा कितनी वैल्यूज़ के लिए, r-1 वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लगा देना, ये अंदर वाली इवेंट को लिख रहे हैं, कॉमा। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1x, एक x जो कि rth नंबर पे है, लाइज बिटवीन x टू x प्लस h, ये दूसरी इवेंट बनी। rth के इस पोजीशन पे लाने के लिए ये सारी बातें लिखी जा रही हैं, क्योंकि अगर पहली वाली बात नहीं ट्रू हुई तो rth वाली बात भी ट्रू नहीं होगी। जब तक r-1 पहले नहीं होंगी तो rth वाली यहाँ पर कैसे आएगी। इसके बाद वाली बात क्या लिखेंगे कि एक्साइज r ग्रेटर देन x प्लस h, यानी कुछ एक्साइज
इस पॉइंट x प्लस एच से बड़े होंगे कितनी वैल्यूज़ के लिए, फॉर n माइनस आर वैल्यूज़। और ये क्या आया, ये आया है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे अगर हम rth को rth पे रखें और बाकी सबको वैरी करवाएं। तो आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, फैक्टोरियल n r माइनस 1 n माइनस आर इंटू 1/h। अब पहली वाली इवेंट है, सारे x1 x2 xn इंडिपेंडेंट हैं, तो पहली वाली इवेंट को हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x, और इसकी होल पावर कितनी लगाएंगे, ये कितनी वैल्यूज़ के लिए था, r माइनस, सारी की सारी आइडेंटिकल हैं, तो सब में प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस आर इक्वल टू x, लेस आर इक्वल टू x ऐसे ही आएगा, और हम इसकी पावर लिखेंगे r माइनस 1। इसके बाद थर्ड वाली ज़रा देखते हैं, थर्ड वाली को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन x प्लस एच, और इसकी पावर कितनी लगाएंगे हम लोग, n माइनस आर। ये वो सारी हैं जो एक जैसी होंगी, rth से बड़ी। एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है, rth, तो rth है x प्लस एच से छोटा और x से बड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 1/h को हम इस वाले के साथ अगर कर लें तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ rth स्टैटिस्टिक्स लेस देन x प्लस एच ग्रेटर देन x डिवाइडेड बाई h। तो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से क्या लिख पाएंगे, PDF ऑफ fx। ये xr है, एक वैल्यू है सिर्फ, सिंगल वैल्यू, तो सिंगल वैल्यू को हम सिंपली x से डिनोट करेंगे, तो इसके लिए क्या बन गया, सिंपल का PDF। अच्छा, इसकी बात अगर करें तो ये क्या बन गया, CDF ऑफ x होल पावर r माइनस 1, और ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन को लिखेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस fx, और इसकी पावर हो गई n माइनस आर। अब लिमिट और 1/h मर्ज हो चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, फैक्टोरियल n r माइनस 1 और n माइनस आर। ये आ गया rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF। अब इस वाले PDF में हम लोग r की वैल्यू को सबसे पहले क्या रखेंगे, 1, और फिर रखेंगे n, और देखते हैं कि क्या हम मिनिमम और मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के PDF को यहाँ से डिराइव कर पा रहे हैं। तो फॉर r इक्वल टू 1, चलिए r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, n अपनी जगह पे रहेगा n, r की वैल्यू 1 करने पर ये हो गया 0 और ये हो गया n माइनस 1। यहाँ पर पावर इसकी क्या हो जाएगी, 0, 1 माइनस 1 0, PDF, और यहाँ पर पावर हो जाएगी n माइनस 1, r की वैल्यू 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास n बच जाएगा, और साथ में 1 माइनस fx पावर n माइनस 1 और PDF। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF आ गया। तो अगर आपको फर्स्ट का याद नहीं करना है तो सीधे rth का याद करिए। rth का याद करने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वैल्यू का PDF आपको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे आप, जैसी आपकी ज़रूरत होगी। r की वैल्यू n रखते हैं और देखते हैं अब क्या होगा। तो ये तो बन गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये फैक्टोरियल n, r की वैल्यू अब की बार n है तो ये n माइनस 1, और ये बनेगा n माइनस n। यहाँ पर क्या आएगा, r की वैल्यू n है तो ये n माइनस 1, ये बन गया PDF, और इसमें r की जगह पे n पुट करेंगे तो n माइनस n यानी पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 0 हो गया, फैक्टोरियल 1 हो गई वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो n आएगा, CDF पावर n माइनस 1 इंटू PDF, और बाद वाले की वैल्यू हो गई 1। तो देखिए मैक्सिमम ऑर्डर का आ गया PDF। चलिए, अब अगर आपको कहीं बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी लगी हो जब हमने rth के PDF को डिराइव किया, तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो देख लो एक बार। हाँ बोलो। सर, ये प्रोबेबिलिटी xi आर लेस देन x
उसके बाद जो अगला स्टेप लिखा है प्रोबेबिलिटीज 3 में ब्रेक किया है सर, ये लिखा कौन सा वाला स्टेप? ये वाला ना। जिसके नीचे जो प्रोबेबिलिटीज 3 स्टेप में ब्रेक कर दी है सर, ये क्या रूल से break देखो ये 3 इवेंट हमारे पास थी। पहली वाली थी कि x की जो वैल्यूज़ हैं सैंपल में, उनमें से r-1 ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो इस पॉइंट x के नीचे होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने rth को माना था कि वो इस पॉइंट के बीच में आया है, ये हमने सपोज किया था, ठीक है। तो जब rth इसके बीच में है तो r-1 इसके नीचे हो गई और n-r इससे ऊपर हो गई। अब सैंपल आइडेंटिकल है ना, तो इस बात को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको r-1 बार लिख लेंगे, पहले x1 फिर x2 फिर x3 फिर डॉट डॉट xr-1, और सब में लेस आर इक्वल टू एक्स अगर लगा है तो सारे के सारे CDF बनेंगे, और CDF बनेंगे तो आइडेंटिकल की प्रॉपर्टी से सबकी पावर कितनी हो जाएगी? r-1। ये प्रोबेबिलिटी को ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि x1 x2 xn इंडिपेंडेंट है, तो ये सारे एक जैसे थे, इनको अलग कर लिया, इनटू ये वाला एक अलग है, इसको यहाँ लिख लिया, इनटू ये वाले अलग हैं, इनको यहाँ लिख लिया। तो इंडिपेंडेंसी की और आइडेंटिकल की कंडीशन इम्पोज हुई है। और बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? ये कॉम्बिनेशन परमिटेशन वाला समझ गए सब लोग, ये वाला हिस्सा? हाँ बोलो सूर्य प्रताप। बस मतलब अभी कंटीन्यूअस के लिए है ना? कंटिन्यूअस के लिए, डिस्क्रीट के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वाला रूल अपनाते हैं, ठीक है। देखो प्रूविंग जो होती है वो कंटिन्यूअस में करना आसान होती हैं, इसीलिए प्रूविंग हमेशा कंटिन्यूअस में ही की जाती है, लेकिन एप्लीकेबल होगा डिस्क्रीट पे भी, ठीक है। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबको सब कुछ क्लियर है, ये हम समझ के चल रहे हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन वाला सबको क्लियर ना हो तो हम इस पर और बता सकते हैं, लेकिन अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया। चलो ठीक है फिर। तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का हम लोगों ने इसकी मदद से डिराइव कर लिया। अब हम वो बात आपको बताने जा रहे हैं जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का हमने आपको होमवर्क दिया था। तो अगर x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0, थीटा, यहाँ से n साइज़ का एक सैंपल लिया गया है, x1 x2 डॉट डॉट xn इंडिपेंडेंटली ड्रॉ किया गया है। इस वाले का अगर हम fx लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1/थीटा, और अगर कैपिटल fx यानी CDF लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? x/थीटा। इतनी सारी वैल्यूज़ आने के बाद अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन पूछा जाए तो ये क्या आएगा, और इसके साथ साथ हम जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे rth वैल्यू का। rth मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का rth मोमेंट। rth मोमेंट को अगर डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। और इससे कई क्वेश्चंस हल होते हैं। क्वेश्चंस हमने कुछ करवाए भी होंगे, ऑर्डर वाले नहीं करवाए थे सबको, जैम वाले बच्चों को सिर्फ करवाए थे। तो अभी एक दो हम एग्जांपल भी दिखा देंगे आपको कैसे इससे करते हैं। तो चलिए पहले हम डिराइव करते हैं। तो अगर हम nth ऑर्डर का लिखना चाहें डायरेक्ट PDF, तो PDF का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। nth ऑर्डर के PDF का फार्मूला क्या है? n fx पावर n-1 इंटू दिस fx, यानी कि PDF। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो n तो अपनी जगह पे रहेगा, n साइज़ का सैंपल है, इसकी वैल्यू x/थीटा है पावर n-1, और इसकी वैल्यू 1/थीटा है। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी दिस, यहाँ पर थीटा टू द पावर n। ये आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF। अब अगर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के PDF में हम क्या निकालना चाहें? rth मोमेंट। तो rth मोमेंट का फार्मूला क्या बनेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r, जहाँ पर ये x इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। रेंज क्या थी? जो रेंज हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की थी वही इसकी रहेगी, 0 से थीटा। ओके, तो हम इंटीग्रेशन 0 टू थीटा x इंटू fx dx सॉल्व कर लेंगे। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। rth है तो पावर यहाँ r लगा दो, 0 टू थीटा x टू द पावर r, fx की वैल्यू क्या है? n/थीटा टू द पावर n x टू द पावर n-1 dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की पावर हो जाएगी n प्लस r-1, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। -1 है, इंटीग्रेट करने पर पावर एक और बढ़ जाएगी, डायरेक्ट कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये कांस्टेंट टर्म हमने बाहर ले लिया है, n थीटा टू द पावर n।
अब अगर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 0 और थीटा, तो 0 पे 0 हो जाएगा, सिर्फ थीटा वैल्यू पुट करिए, n अपॉन थीटा टू द पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा टू द पावर n प्लस आर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर, n प्लस आर भी रहेगा। एक वैल्यू मिस कर दी क्या हमने, हाँ ये n प्लस आर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं n अपॉन n प्लस आर, और थीटा टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा टू द पावर r, है ना। यस। तो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का rth मोमेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म 0, थीटा। अब अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जब x यूनिफॉर्म 0 थीटा फॉलो करेगा तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स थीटा के लिए अनबायस्ड है। तो कैसे निकालेंगे, आप इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे, एक्सपेक्टेशन अगर थीटा के बराबर आई तो अनबायस्ड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर r की वैल्यू 1 पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्या आएगा, n अपॉन n प्लस 1 और थीटा टू द पावर 1। तो ये अनबायस्ड तो नहीं है क्योंकि थीटा के बराबर नहीं आ रहा है, तो अनबायसनेस के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन n एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हम लोग आसानी से थीटा का अनबायस एस्टिमेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है आईसीएस के एग्ज़ाम में, कुछ समथिंग ऐसा, n प्लस 3 वाई क्यूब प्लस n प्लस 2 वाई स्क्वायर, और प्रूफ करना था कि ये थीटा के लिए अनबायस्ड है, जबकि वो क्वेश्चन में बाकी सब चीज़ें सेम हैं, बस ये जो y है ये एक ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है nth ऑर्डर की, ये nth ऑर्डर की है। तो इस क्वेश्चन का हम तुम लोगों को इमेज भेज देंगे, ट्राई करना इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले टर्न पे उसका डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे, और एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि ये तो है मैक्सिमम ऑर्डर, अगर हम मिनिमम ऑर्डर का निकालें तो मिनिमम ऑर्डर का जो मीन होता है वो मैक्सिमम ऑर्डर से डिफ़र आता है, लेकिन दोनों के वेरिएंस सेम हो जाते हैं। तो ये तुम लोगों का होमवर्क है, क्योंकि नोट्स में सॉल्व है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, इसको तुम लोगों को खुद ही कॉपी पे करना है। क्या क्या करना है, अभी हमने rth वाला निकाल दिया है, अभी आपको क्या निकालना है, nth ऑर्डर का वेरिएंस निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर यानी मिनिमम ऑर्डर का मीन निकालना है, और मिनिमम ऑर्डर का वेरिएंस निकालना है। कंपेयर करना कि क्या इन दोनों के वेरिएंस सेम आ रहे हैं, और कोशिश करना कि ये वैल्यूज़ आपको याद हो जाएं। हालांकि इनकी वैल्यूज़ याद ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एग्ज़ाम तुम लोग का अब की बार ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो जो कुछ आएगा वो डिराइव ही करना होगा, तो आसानी से डिराइव हो जाएगा। लेकिन मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर और rth ऑर्डर के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो चलो, जितने लोग क्लास में हैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट तुम लोग वैल्यूज़ बताओगे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये है nth ऑर्डर, जिसको जो जो याद आए वो बताता चला जाए, ठीक है। ये है nth ऑर्डर का PDF, ये है फर्स्ट ऑर्डर का CDF, ये है फर्स्ट ऑर्डर का PDF, और लास्ट वाला rth ऑर्डर का PDF। तो चलो, जितने लोग हो एक एक लोग स्टार्ट करो, बताना। सबसे पहला वाला क्या लिखे हम लोग, ये नहीं रहेगा, ये डिफ्रेंशिएट करने पे आता है, ये हो गया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन तो इसका तुरंत ही कर लोगे, पहली दूसरी वैल्यू याद है, लास्ट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसका क्या लिखेंगे, कौन बताएगा मुझे, फर्स्ट ऑर्डर का CDF, होल पावर n, है ना, और यहाँ पर भी 1 माइनस रहता है, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, n और 1 माइनस fx टू द पावर n माइनस 1, और साथ में PDF। लास्ट वाली कौन बताएगा, फैक्टोरियल r डिवाइड बाय, हाँ फैक्टोरियल r माइनस 1 an माइनस r PDF, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, r माइनस 1 PDF लिख लीजिए, चलो PDF लिख लिया, चलिए CDF ठीक है। वन माइनस fx, an माइनस r आ जाएगा।
चलो, ये वाला फार्मूला सबको याद होना चाहिए क्योंकि यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। इसी के जैसा अभी ज्वाइंट पीडीएफ भी आएगा ith और jth का, तो उसका डेरिवेशन अगले टर्न पे करेंगे, बड़ा डेरिवेशन है। आज कुछ और क्वेश्चन जो पीडीएफ में है इन पे हमारा डिस्कशन चलेगा आगे। और एक चीज़ और, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ देखें तो आपसे मैं ये पूछूं कि आइडेंटिफाई करो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर। तो nth ऑर्डर का ये आया हुआ है CDF, तो क्या तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, किसको फॉलो करेगा? चलो, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन। बस एक हमको इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी, हमारा जो वैल्यू होगा ना वो 0 to 1 हो जाएगा, तब आपको आइडेंटिफाई करना है, थीटा पे नहीं आइडेंटिफाई करना है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है। इसका एक क्वेश्चन है, वो आज क्वेश्चन हम तुम लोग को भेज देंगे। तो उसके 4 ऑप्शन हैं, चारों में यही कहा गया है कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ से आइडेंटिफाई करो कि वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे बीटा, गामा, अल्फ़ा, नॉर्मल, इस तरीके में वो किसको फॉलो करेगा। चलिए पीडीएफ पे आते हैं। तो नोट्स आपको यहाँ से बनाने हैं, सारे पूरा लिखा हुआ है जो जो हमने करवाया है। मीन n/n+1 थीटा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी दी गई है, वेरिएंस भी कैलकुलेट है। वेरिएंस को ज़रा यहाँ से याद कर लो, n/n+1 होल स्क्वायर n+2 थीटा स्क्वायर। अभी जब फर्स्ट ऑर्डर का आएगा तो उसका देखना क्या आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मीन देखो क्या आ रहा है, ये है फर्स्ट ऑर्डर का मीन θ/n+1। आप इसको सॉल्व करके rth की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। ओके, फर्स्ट का वेरिएंस देखो क्या आ रहा है, n θ² n+1 स्क्वायर n+2। तो फर्स्ट का और nth का वेरिएंस बिल्कुल सेम आया है। rth का ये है। अब rth के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इफ़ x इज़ अ रैंडम वेरिएबल। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हम आप लोगों को करवा चुके हैं, सबको याद है ये कि CDF जो है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो करता है। तो यहाँ पर आप लोग इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए लगाओगे क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्टेड है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से, ऑर्डर से नहीं कनेक्टेड है बट CDF और ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इससे कनेक्टेड है। तो इसका प्रूफ आ सकता है, देख लेना, अगर कमी लगे तो बताना, क्योंकि हमने इसको 1 या 2 बार करवा दिया है। सबको याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओके। मीन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को आप लोगों को होमवर्क में करना है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, x की पावर r, ये rth ऑर्डर का है तो वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये फार्मूला प्रूफ करना है कि इतना आएगा। इतना जो आएगा इसमें एक टर्म है जिसको f इनवर्स y कहा गया है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मान लो fy को x मान लिया या fx को y मान लिया, तो x की वैल्यू f इनवर्स y हो जाएगी, तो उसको hy से डिनोट किया गया। हम आपको समझा देते हैं, बस यही एक ऐसी चीज़ है जो शायद यहाँ पर आपको क्लियर ना हो। जैसे हमने y को क्या मान लिया fx, तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा f इनवर्स y, और इसी को hy नाम दिया गया है। तो अभी चूँकि हम लोग थ्योरी के साथ डील कर रहे हैं तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। जब हमारे पास प्रॉब्लम आएगी तो उसमें हम x की वैल्यू जो भी दी जाएगी रेंज से पुट करके y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको देखना है, मीन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सिंपल डेरिवेशन है और फार्मूला प्रूफ करना है बस। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट y1 y2 y3 y4 डिनोट द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम पॉपुलेशन विद पीडीएफ दिस 0 to 1 ऑब्टेन द पीडीएफ ऑफ y3 एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी y3 ग्रेटर देन 1/2। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग अभी ट्राई करोगे या होमवर्क में दे दें, बताओ। चलो हम थोड़ा सा तुम लोग को हिंट दे देते हैं। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है तो सीधी सी बात है rth का फार्मूला लगेगा। rth के फार्मूले के साथ साथ पीडीएफ दिया हुआ है, इसका कौन बताएगा CDF क्या होगा? एक्स स्क्वायर। तो CDF आ गया, पीडीएफ आ गया। थर्ड ऑर्डर के लिए rth का फार्मूला लगाओ, r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 4 ही तो है, ये 4 पुट कर देना, आपकी पीडीएफ आ जाएगा थर्ड ऑर्डर का। जैसे ही पीडीएफ आया उसके बाद ये कैलकुलेट कर लेना इंटीग्रेशन लगा के, ठीक है। चलो, तो इसको तुम लोगों को होमवर्क में करना है। नेक्स्ट पे आते हैं,
इसके सोल्यूशन पे मत जाना, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर का ये जो सिंपल यूज़ किया इस पे मत जाना आप, डायरेक्ट कैलकुलेट करना जो फार्मूला अभी हमने बताया है। ये टी वाला है, इसको भी बताएंगे बाद में चलकर आगे, इसको भी बताएंगे। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये वाला आप लोगों को देखना है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में हम लोग पीडीएफ कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, सीधे फार्मूला पुट कर देते हैं और टी मान लेते हैं। ये देखो, ये थर्ड ऑर्डर का फार्मूला पुट कर दिया गया है यहाँ पर, और इसमें FY3 को टी मान कर किया गया है। तो अल्टरनेटिव पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप CDF डिराइव नहीं करना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव वाले तरीके से डायरेक्ट आप y3 इज़ ग्रेटर देन 1/2 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन rth ऑर्डर का जो फार्मूला है थ्योरेटिकल वाला वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फिर 4 ऑर्डर की स्टैटिस्टिक्स है और अब की बार y4 ग्रेटर देन 3 निकालना है और y1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 निकालना है। fx है e⁻⁻x। बस मुझे इसका CDF बता दो क्या होगा। 1 माइनस e⁻⁻x हो जाएगा इसका CDF, ठीक है। ये भी आपको होमवर्क में करना है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x1 x2 x3 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल विद PDF दिस, डिटरमाइन द कांस्टेंट c फॉर विच प्रोबेबिलिटी दिस इक्वल टू 0.96। तो चलो इसका कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं, बाकी की कैलकुलेशन खुद करना। इसमें क्या दिया हुआ है, थीटा से लेकर c तक x3 यानी थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो सबसे पहला काम इसका PDF निकालना, थर्ड ऑर्डर का। थर्ड मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम है। इसका fx कितना आएगा, कौन बताएगा आप में से? यही आएगा इसका कैपिटल FX, ठीक है। तो कैपिटल FX ये यूज़ करेंगे, स्मॉल FX ये यूज़ करेंगे, और जब थर्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी तो हम उसको थीटा से लेकर c तक PDF को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल टू 0.96 रख देंगे। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे c की वैल्यू। ओके, इक्वेशन से तो सिंपल है, सॉल्व कर लेना। इंडिकेटर फंक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें है, देख लेना एक बार। इंडिकेटर हमने समझाया है, समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना। c की वैल्यू ये आई है, थीटा माइनस लॉग 1 माइनस 0.96 होल पावर 1/3। इसके बाद ये भी 1/θ यूनिफॉर्म 0 थीटा का है, ये भी आपको ही करना है, सिंपल है। ये वाला हम करवाते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है डिस्क्रिप्टिव में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, लेट xi बी द IID रैंडम वेरिएबल्स, और इसका PDF FX है ऑफ द कंटिन्यूस टाइप। इफ़ m इज़ द मीडियन, अगर m इसकी मीडियन हो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 ऑल xi's एक्सीड m। पहली प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि सारे के सारे xi मीडियन से बड़े हैं। m से, ये वाली वैल्यू बड़े वाले के लिए ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, द मैक्सिमम नेवर एक्सीड्स m, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है इनमें से x1 x2 xn से जो भी मैक्सिमम होगी वो कभी भी m से बड़ी नहीं होगी, यानी m से छोटी होगी, यानी किससे, मीडियन से। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो अभी टाइम 7:48 हुआ है, अगर अभी हम इसको करवाएंगे ना तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको हम अगले टर्न के लिए छोड़ रहे हैं। तुम लोग एक बार देख लेना, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अगले टर्न पे हम इसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट PDF ऑफ YIN YJ, ये अगले टर्न का टॉपिक। तो आज की क्लास यहीं तक। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकता है। चलो ठीक है, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।